हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE अर्थात स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका नाम NHE भी होता है। NHE का अर्थ होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके पहले हमने लेक्चर में इलेक्ट्रोड विभाग के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम कोई डाटा जब दिया रहेगा किसी भी इलेक्ट्रोड का अर्थात कैथोड या एनोड का, तब उससे हम किसी भी सेल का कैसे EMF या फिर सेल विभव पता कर सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर हम सेल विभव या फिर EMF पता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले में पढ़ ली थी। अब हम इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव की गणना हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव की गणना हम दो टाइप से मुख्य रूप से करते हैं। एक होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में मानक स्थिति में, अर्थात सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी वहाँ पे, और दूसरा होता है अमानक स्थिति में, अर्थात वहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ समय के साथ बदलते रहेगा। तो उसको समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव तो आपने समझ ही लिया होगा कि ऑक्सीकरण या अपचयन होना, इलेक्ट्रॉन का निकलने या आने की वजह से किसी इलेक्ट्रोड पर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम यदि इलेक्ट्रोड विभव की गणना की बात करें, अर्थात किसके इलेक्ट्रोड विभव की, किसी भी इलेक्ट्रोड की, अर्थात हम यदि इस तरीके से कोई सेल लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इस सेल में जो ये हम इलेक्ट्रोड लेते थे यहाँ या फिर इस साइड पे, तो इनके ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनके विभव की गणना करने का तरीका हम सीख रहे हैं, जिसमें हम उपयोग करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम इसी को कैसे बनाते हैं ये पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में सीधे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर बना के इसका वर्णन करने वाला, एक्सप्लेनेशन करने वाला, अर्थात ये चीज़ कैसे बनाया जाता है ये पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोड विभव की यदि गणना करना चाहें, अर्थात इलेक्ट्रोड विभव को हम कैलकुलेट करना चाहें किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए, अर्थात कैथोड या एनोड के लिए, ये सिंगल कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरा इसके साथ हमेशा ये हम इलेक्ट्रोड लेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी के द्वारा हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोड विभव को। एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं मानक स्थिति में, तो मैं इसको बोल दूंगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक स्थिति में है। और दूसरा है अमानक, अमानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक का अर्थ होता है कि पूरे विश्व में एक ही निश्चित कंडीशन पे हम यदि किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या विभव पता करें। विभव का अर्थ यहाँ पे एक प्रकार से किसी इलेक्ट्रोड में कितना करंट उत्पन्न हो रहा है चार्ज में डिफरेंस के कारण। चार्ज में डिफरेंस अर्थात जो हम विलयन ले रहते हैं वो, और जो इलेक्ट्रोड के ऊपर धन या ऋण आवेश का जो चार्ज रहता है उसमें अंतर के कारण कितना करंट उत्पन्न होता है, उसको हम एक निश्चित कंडीशन पता करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अमानक इलेक्ट्रोड विभव दूसरा टाइप का। अब दो कंडीशन पे हम पता कर सकते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव में हमारा कंडीशन क्या रहता है कि जब हम प्रेशर लेंगे, अर्थात इसमें जब विभव पता करेंगे इस स्थिति में, तो प्रेशर हमेशा रहेगा आपका 1 वायुमंडलीय दाब 1 atm जिसको बोलते हैं। जो सांद्रता रहेगा विलयन का वो हमेशा 1 मोल रहेगा, चाहे विलयन कैसा भी हो। और जो टेम्परेचर रहेगा वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। चूंकि ये केल्विन वाला टेम्परेचर है तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 298 केल्विन। तो इस स्थिति में जब हम विभव पता करते हैं तब हम उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जिसको SHE या C बोल सकते हैं, या फिर इसी को NHE कहा जाता है। अर्थात यहाँ इसको हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इलेक्ट्रोड विभव याद करने का अपने पास दो तरीका होता है। एक होता है मानक तरीका, मानक मतलब स्टैंडर्ड, ये विश्व में सभी तरफ एक ही स्थिति में इसी तरीके से निकाले जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मानक। अर्थात इसके अलावा हम इसमें कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऑथेंटिक रहेगा। और जो भी आपके बुक में विद्युत रासायनिक श्रेणी मिलेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो जब आप पढ़ेंगे तो जितने भी डाटा हैं वो इसी स्थिति में निकाले गए हैं, और वो भी अपचयन वाले। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया था, IUPAC क्या कहती है कि हमको हमेशा अपचयन विभव ही लेना है। ऑक्सीकरण विभव यदि दिया है तो भी उसके जगह हमको अपचयन विभव लेना है, निशान को या चिन्ह को बदल कर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। तो ये तो मानक वाला स्थिति। अमानक स्थिति में क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 वायुमंडलीय दाब रहे, सांद्रता भी जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 1 मोल ही रहे, अर्थात सांद्रता बदलते रहेगा। इसी तरीके से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी जरूरी नहीं कि 25 डिग्री सेल्सियस रहे, जिसको 298 केल्विन भी कहा जाता है। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि यदि ये दो चीज़ें, प्रेशर 1 वायुमंडलीय और सांद्रता 1 मोल हो गया तो टेम्परेचर बदल जाएगा। टेम्परेचर अर्थात ये 25 डिग्री सेल्सियस रहा, सांद्रता 1 मोल रहा, तो प्रेशर बदल जाएगा। अर्थात कोई ना कोई चीज़ें तीनों में से बदलेंगी, और किसी समय तीनों बदल जाएंगे। तो उस स्थिति में हम जब विभव पता करेंगे उसको हम बोलेंगे अमानक इलेक्ट्रोड विभव। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं नरनस्ट समीकरण। नरनस्ट समीकरण, इसमें आपको अलग अलग कंडीशन मिलेगा सेल पोटेंशियल या अर्थात EMF पता करने के लिए। इसके पहले हमने EMF सामान्य स्थिति में पढ़ा हुआ था, यहाँ पे हम EMF
अलग स्थिति में पढ़ेंगे, अर्थात सारी पूरे चीज़ें बदल जाए रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे अमानक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसको नोट करिए, फिर हम इस पोर्शन को पढ़ते हैं और इसका उपयोग समझते हैं कि इसके द्वारा अर्थात मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, इसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रोड अर्थात धातु इलेक्ट्रोड, चाहे जिंक हो गया, कॉपर या जितने भी धातु होते हैं, किसी का भी हम इलेक्ट्रोड विभव कैसे पता करते हैं, क्योंकि अकेले किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव पता करना संभव नहीं है। वो हमेशा दो धातुओं के बीच में कंपेयर करके ही इलेक्ट्रोड विभव पता किया जाता है। और जब भी किसी एक धातु का इलेक्ट्रोड विभव पता करते हैं तो उसको पता करने के लिए हम ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक साइड लगाते हैं। ये कैथोड की तरह भी काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, और कैसे करता है ये हम समझेंगे। जल्दी से नोट करिए, फिर हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसको कैसे बनाते हैं ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात इसके संरचना को, स्ट्रक्चर को। और साथ में जो कंपटीशन पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें इसके अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स पूछे जाते हैं कि इनका क्या उपयोग होता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक, जल्दी से नोट करिए। अब हम समझ रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अर्थात SHE की संरचना क्या होती है, उसका क्रियाविधि क्या होता है, अर्थात ये काम कैसे करता है और ये कैसे कैथोड या एनोड की तरह उपयोग किए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव अर्थात किसी भी धातु इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए। जो चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं डायग्राम वहाँ से। सबसे पहले यदि स्टेप की बात करूँ तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में हम क्या मानते हैं कि हमारा जो प्रेशर रहेगा, एक वायुमंडलीय दाब रहेगा, सांद्रता अर्थात 1 मोल रहेगा, ताप रहेगा अपना 25 डिग्री सेल्सियस। चूँकि हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन के केस में क्या होगा, दाब 1 वायुमंडलीय दाब, सांद्रता 1 मोल रहेगा और ताप रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम ये जो सांद्रता रहेगा ये H+ आयन का सांद्रता रहेगा, अर्थात किसी भी एसिड को उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है HCl का उपयोग करें। आपके बुक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl दिया है तो उसको उपयोग कर भी सकते हैं, उसको उपयोग नहीं भी कर सकते, अर्थात कोई भी एसिड का उपयोग हमको यहाँ पे करना है। दाब की बात करूं तो यहाँ पे दाब 1 वायुमंडलीय दाब रहेगा और साथ में हम चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस कारण हम यहाँ पे क्या उपयोग करते हैं, H2 गैस उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात एक इसी कंडीशन पे हम ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाते हैं। 1 वायुमंडलीय दाब रहेगा अर्थात 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और ये हाइड्रोजन गैस का उपयोग होगा, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। चूंकि ये मानक स्थिति स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा है, इस कंडीशन पे, इसलिए हम इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। वास्तव में यहाँ हाइड्रोजन गैस का उपयोग हो रहा है और इस कंडीशन पे हो रहा है, इस कारण। सांद्रता की बात करूँ तो यहाँ पे सांद्रता में चूंकि जिसका हम इलेक्ट्रोड लेते हैं अर्थात जिसको उपयोग करते हैं उसी का हम विलयन लेते थे। इसके पहले आपने डेनियल सेल पढ़ा हुआ था। डेनियल सेल में हमने क्या लिखा था कि जिंक के राड को जिंक सल्फेट में डुबा देते थे, अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट अर्थात उसी के साल्ट वाले सॉल्यूशन में डुबाते थे। बस वैसे ही यहाँ हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन वाले को हाइड्रोजन आयन वाला कोई भी जो अपना विद्युत अपघट्य रहेगा अम्ल टाइप का, मतलब कोई भी एसिड रहेगा जो H+ छोड़े, उसको हम यहाँ पे रखना है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक भी आपने समझ लिया होगा। अब यदि नेक्स्ट स्टेप की बात करूँ तो जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE या फिर NHE भी कह देते हैं। NHE मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके अलग अलग नाम है। इसका जो विभव है अर्थात पोटेंशियल है वो इतना माना गया है 0.0 वोल्ट। अकेले में इतना माना गया है, लेकिन अकेले में पता नहीं कर सकते। ठीक है, इतना माना गया है का अर्थ है कि इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा पहले। जब और हायर क्लास में पहुँचेंगे तो इसका एक एब्सोल्यूट पोटेंशियल रहता है ±4.4 वोल्ट। ठीक है, चूंकि आप 12th के बच्चे हैं या सामान्य स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इस वजह से आपको ये याद रखना है। प्लस माइनस लिखे या ना लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 0.0 या 0.0 वोल्ट होता है। अब इसके पीछे आप जितना भी जीरो लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको सिर्फ 0 वोल्ट भी लिख सकते हो, अर्थात तो 4 से 5 जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है। 0 वोल्ट होता है, ये याद रखें। ठीक, अब 0 वोल्ट होता है, इसी कारण क्या होता है, इसी को हम एनोड या कैथोड के रूप में उपयोग करके अर्थात इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे किसी धातु इलेक्ट्रोड का हम लोग विभव पता कर लेते हैं। ठीक है, और वो कौन सा विभव पता कर लेते हैं हम लोग, अब वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है कि एनोड की तरह, तो हम उसको निकालना सीखेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक, और इसकी सहायता से हम दूसरे धातु इलेक्ट्रोडों का विभव पता कर लेते हैं। अब देखिए यह क्या करता है, कैथोड की तरह भी काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। अब एक ही टाइम पे कैथोड या एनोड की तरह काम नहीं करेगा, ये निर्भर करेगा कि इसके साथ मैं किस धातु को लगाया हुआ हूँ, उस धातु पर निर्भर करेगा। अर्थात बगल का धातु यदि ऑक्सीकरण वाला है, जैसे जिंक को मैं इसके साथ लगा रहा हूँ, तो जो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह काम करने लगेगा, अर्थात कॉपर की जगह पे ये फिट हो जाएगा। और यदि मैं कॉपर को लगा दूँ इसके साथ, तो कॉपर में क्या होता था, वहाँ पे अपचयन होता था, वो कैथोड की तरह काम करता था, तो कॉपर के साथ ये एनोड की तरह व्यवहार करने लगेगा, अर्थात इसका ऑक्सीकरण होने लगेगा। ठीक है, जिसको हम समझेंगे किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। चूंकि ये दोनों की तरह काम करता है, एनोड और कैथोड, इस कारण इसको बोल देते हैं हम लोग उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये तो एक सामान्य जानकारी था, इसकी संरचना या फिर इसके क्रियाविधि के रूप में मुख्य रूप से पेपर में इसके संरचना को पूछा जाता है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फर्क नहीं पड़ता आप इसके स्ट्रक्चर में इसको पूरा गोल नहीं, इसमें पाइप लगा देते हैं नहीं लगाते, सामान्य स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जनरल से। ठीक है, मतलब इसमें आपको अलग से कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसकी स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझें ताकि आप आसानी से पेपर में लिख सके कैसे इसको आपको लिखना है, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलूँगा उनको आपको लिखना भी पड़ेगा पेपर में।
सबसे पहले क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम लोग अम्ल का विलयन भर देते हैं। अब अम्ल जनरली आपको मिलेगा HCl, यहाँ पे तो मैं HCl ही लिख देता हूँ, HCl, और इसकी सांद्रता रहेगी हमेशा 1 मोल, क्योंकि मैं पहले ही बताया हम ये सारा चीज़ मानक की स्थिति में कर रहे हैं। देखिए ये 1 मोल लिखा हूँ ना, H+ आयन, तो आप H+ विलयन लिखेंगे तो भी सही है, और इधर HCl विलयन लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन सांद्रता आपको लिखना पड़ेगा 1 मोल इसकी सांद्रता है। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा, अर्थात एक रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पे, और दाब रहेगा 1 वायुमंडलीय दाब। ठीक, तो सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम H+ विलयन अर्थात अम्ल का विलयन भर देते हैं। इसमें अम्ल का विलयन भरने के बाद एक ग्लास ट्यूब लिया जाता है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेटिनम वायर से जुड़ा हुआ प्लेटिनम का प्लेट फिट करके इस ग्लास ट्यूब को पूरा इसके अंदर इस H+ विलयन में डुबा दिया जाता है। ठीक है, डुबाने के साथ क्या करते हैं, जो अपना प्लेटिनम का प्लेट रहता है इसमें हम लोग पहले से प्लेटिनम ब्लैक का एक परत लगा देते हैं। ये जो नीले कलर से मैं दिखा रहा हूँ प्लेटिनम ब्लैक, इसका परत लगा देते हैं। अब इसका परत लगाने का फायदा क्या है प्लेटिनम ब्लैक का, प्लेटिनम ब्लैक क्या करता है कि ये एक सतह प्रदान करता है इस प्लेटिनम को। ठीक, जिसके कारण क्या होगा, ये जो गैस को हम ऊपर से छोड़ेंगे वो गैस इसी के सतह पे चिपकेगा, अर्थात ये ज़्यादा एरिया प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है। कहने का अर्थ है कि प्लेटिनम ब्लैक का यदि परत आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो हाइड्रोजन गैस तो यहाँ चिपकेगा आके, लेकिन कम मात्रा में चिपकेगा। तो प्लेटिनम ब्लैक को लगाने का फायदा ये रहता है कि हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में चिपक जाता है, अर्थात वहाँ पे अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण मतलब बाहरी लेयर पे बस रहना। जैसे मैं मान लो एक प्लास्टिक का गेंद लिया, उसको पानी में डुबा दिया, तो क्या होगा, वो प्लास्टिक के गेंद के बाहर में पानी रहेगा, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अधिशोषण अर्थात एडजॉर्प्शन, और जिसका अपना एक यूनिट भी है अपना सतह रसायन, उसमें हम पढ़ेंगे। और जैसे रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला को डुबाते हैं चाशनी में तो उसके अंदर पूरा पानी घुस जाता है चाशनी, तो उसको बोलते हैं अवशोषण, अर्थात वो सौंख लिया। यहाँ पे सौंखता नहीं है, अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। मतलब इतना सेटअप हमने किया, प्लेटिनम का वायर लिया, प्लेटिनम के वायर में प्लेटिनम का प्लेट लगाया, और प्लेटिनम के प्लेट के ऊपर हमने प्लेटिनम ब्लैक का परत लगाया। यहाँ पे भी जो प्लेटिनम है ये अक्रिय इलेक्ट्रोड का काम करेगा। जब हमने ये यूनिट शुरू किया था तो शुरुआत में मैं बताया था इलेक्ट्रोड हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय या अक्रिय टाइप का। सक्रिय अर्थात जो खुद भाग ले, जैसे जिंक या कॉपर, वो खुद अभिक्रिया में भाग लेते थे। यहाँ पे खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ये सिर्फ अभिक्रिया को आसानी से कराने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये अपना एक प्रकार से जो प्लेटिनम प्लेट है ये क्या है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा हम प्लेटिनम का उपयोग क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेटिनम सतह उपलब्ध कराएगा गैस को, ठीक है, स्वयं भाग नहीं लेगा, सिर्फ इसका इतना काम है। और प्लेटिनम ब्लैक का काम है उस गैस को चिपकाने में मदद करना। अब अगली बार क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस, मतलब ये पूरा सेटअप रखने के बाद हाइड्रोजन गैस को अंदर प्रवाहित करेंगे। और हाइड्रोजन गैस को हम कितना वायुमंडलीय दाब पे प्रवाहित करेंगे, 1 ATM में, 1 वायुमंडलीय दाब, अर्थात प्रेशर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 1 वायुमंडलीय दाब का 1 ATM का, इतने प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को इसके अंदर प्रवाहित करेंगे। चूंकि गैस है हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये गैस इसके अंदर आएगा और बबल्स के रूप में इसके अंदर आ जाएगा। अब बबल्स के रूप में आएगा तो ये जो हमने प्लेटिनम ब्लैक का परत लगा रखा है और ये अपना प्लेटिनम है, इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस चिपक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन गैस है जो कि चिपक गया है, अर्थात अधिशोषित हो गया है, अस्थायी रूप से जुड़ा है। अब यहाँ पे 2 प्रकार की घटना होगी। 2 प्रकार की घटना कैसे हो सकती है, पहला हो सकता है ये जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस इस विलयन में आ जाए, क्योंकि विलयन हमने कौन सा लिए रखा है, H+ आयन के रूप में, अर्थात ये इसके अंदर आ जाए और H+ के रूप में टूट के इसके अंदर पड़ा रहे। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि इसके अंदर जो विलयन के अंदर H+ है वो इसमें चला जाए और हाइड्रोजन गैस के रूप में बदल जाए। ठीक, अर्थात 2 कंडीशन हो सकते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो पहला कंडीशन में हम इसको उपयोग करेंगे एनोड की तरह, अर्थात ये जो गैस चिपके हुए हैं ये जब विलयन में आएगा तो H+ आयन दे देगा, तो ये पहला कंडीशन। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में इसका होगा ऑक्सीकरण होगा। और ये जो H+ है ये यदि यहाँ जाके फिर हाइड्रोजन जैसे बन जाता है, अर्थात H2 गैस बन जाता है, तो यहाँ पे होगा इस वाली स्थिति में अपचयन अर्थात रिडक्शन। तो इस स्थिति में ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मतलब ये जो अपना हाइड्रोजन है वो इस लिक्विड में आ सकता है, H+ विलयन जिसमें है पहले से O वाले में, पहला कंडीशन आएगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, सीधा सा हाइड्रोजन का H2 H+ में बदल जाएगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये इस विलयन में जो H+ पड़ा हुआ है ये H+ जाके यहाँ चिपक जाए और हाइड्रोजन गैस बना ले। तो उस स्थिति में H+ H2 में बन रहा है तो वो क्या बना लेगा, उस स्थिति में वो बना लेगा अपना H2 गैस और उसको हम बोलेंगे अपचयन की प्रक्रिया। ठीक, तो इस तरीके से हम 2 इसमें रिएक्शन देखते हैं। अब रिएक्शन में यदि मैं बात करूं तो पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन यदि ये जो अपना SHE इलेक्ट्रोड है यह एनोड की तरह काम करे, एनोड की तरह अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन टूट के यहाँ आ जाए, H2 गैस H+ के रूप में बदल जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एनोड के रूप में। पहला कंडीशन एनोड के रूप में। ठीक, एनोड में क्या होता था, हमेशा ऑक्सीकरण होता था, इसको हमने पढ़ा हुआ है।
ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन और ऋण का निशान लगाते थे। पहला कंडीशन ये H2 अर्थात ये H2, चूंकि H2 क्या होता है, गैस होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे गैस, ये टूट जाए H प्लस आयन के रूप में, तो इस तरीके से, और किस में आ जाए, यहाँ से आ जाए इसमें, तो इसको किस में आ रहा है, लिक्विड में आ रहा है, द्रव में आ रहा है, इसको मैं बोलूँगा एक्वस, AQ, ठीक है। और चूंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है यहाँ 2, तो मैं सामने लिखूंगा ना 2H प्लस। अब 2H प्लस है तो एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो 2 हाइड्रोजन से कितना निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। देखिए ऐसा, ये एक हाइड्रोजन यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना। अब मान लो यहीं पे मैं H2 लिख दूँ, इसको 2H प्लस करूँ तो 2 कर सकता हूँ ना। 2H मतलब ऐसा 2 बार हाइड्रोजन है, इसलिए तो एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए H2 जो होता है, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, इसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि किसी भी अणु का ऑक्सीकरण अंक 0 रहता है इस अवस्था में, ये हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। और इसका क्या हो गया, धन अर्थात ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे ये जो अपना इलेक्ट्रोड है SHE इलेक्ट्रोड, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड के रूप में। एनोड के रूप में कौन, SHE। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ लिया होगा। H2 मतलब ये वाला H2, जिसको मैं यहाँ पे एरो बना के ऐसे रखा हुआ हूँ, यहाँ चिपकने के बाद इस तरीके से। तो वर्णन आपको इस तरीके से करना है, मतलब शुरू में जो वर्णन किया बताया उस तरीके से वर्णन करना है, और उसके बाद ये रिएक्शन को लिखना है। यदि यह एनोड की तरह काम करेगा तो ऐसा होगा, बहुत सरल रिएक्शन है, आपको इजीली बन जाएगा, इसमें रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो पहला हो गया। अब मान लो यही चीज़ कैथोड के रूप में काम करने लगे। दूसरा, यदि हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है ये कैथोड के रूप में काम कर जाए, कैथोड में क्या होता था, अपचयन, तो मैं लिख सकता हूँ ना अपचयन अर्थात रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीकरण अंक कम होना, और कैथोड के रूप में काम करे कौन, SHE, तब क्या हो जाएगा, कैथोड के रूप में का अर्थ है कि इस विलयन में जो H प्लस आयन था, पहला कंडीशन क्या हो सकता है, ये यहाँ टूट के आ जाए। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यहाँ का जो आयन है टूट के यहाँ जाके चिपकना शुरू कर दे और H2 गैस बना ले। अब कब ऐसा चिपकेगा, जब इस इलेक्ट्रोड को अर्थात SHE को, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी धातु के साथ जोड़ूंगा, तब ऐसा स्थिति बनेगा। ये अकेले में कभी ऐसा नहीं होने वाला है, ये याद रखिए। ये हम सिर्फ यहाँ भी कंडीशन पढ़ रहे हैं। पहला हो सकता है ये टूट के यहाँ आ जाए, दूसरा हो सकता है ये टूटा है वो वहाँ जाके जुड़ जाए अर्थात चिपक जाए हाइड्रोजन के रूप में अर्थात H2 के फॉर्म में। ठीक, तो H2 के फॉर्म में चिपक जाएगा तो क्या होगा, देखिए H प्लस से H2 बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ना H प्लस, और क्या बना रहा है, H2 बना रहा है, और H2 क्या है, वास्तव में गैस है, तो मैं लिख सकता हूँ गैस। अब देखिए H प्लस है और यहाँ H2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2H प्लस। अब ये 2H प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से तो ग्रहण किया होगा। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला था पहले स्थिति में, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ग्रहण कर लेगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ग्रहण करेगा तो H2 के रूप में बन जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक देखिए, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक है +1, अब 2 लिखा है तो +2 होगा, ऐसा बिल्कुल ना समझें। ये हम हाइड्रोजन का ले रहे हैं, यहाँ H2 का लेते हैं, ठीक है, ये सामने से कोई मतलब नहीं है हमको, हम इसको देखेंगे हमेशा। और इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, हमेशा 0, क्योंकि वो अणु है, इस वजह से। तो मेरी चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि एनोड की तरह कैसे काम करेगा और कैथोड की तरह। इस तरीके से मैं ये जो रिएक्शन है इसको टोटल यदि लिखना चाहूँ एक साथ तो कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ एक रिएक्शन H2 से ये बन सकता है 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा H2 क्या था, गैस था मेरा, ये क्या था, ये एक्वस में था, पानी में डूब रहा है ना, इधर जा रहा है, ये सीधा ऐसे चला, तो और एक होगा इसका ठीक उल्टा, ऊपर वाले का ठीक उल्टा किया हूँ ना मैं, ऊपर वाले का अर्थात उसके नीचे वाले को, एक अर्थात एक को पढ़ोगे तो दूसरा वाला ऐसे फ्री में याद हो जाएगा। ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर वाले में ऑक्सीकरण कंप्लीट लिख लेना, नीचे वाले में क्या हो रहा है, अपचयन। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया कैसा दिख रहा है, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड। इसी वजह से उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड, उम्मीद करता हूँ उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब देखिए इनका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अर्थात सेल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना बहुत सरल है। देखिए ये क्या है, H2 है, तो मैं लिखूंगा H2, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस किस पे था, प्लेटिनम पे। तो इस केस के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से PT, और प्लेटिनम क्या रहता है, ठोस, तो सॉलिड लिखूंगा मैं। उसके बाद ऐसा कॉमा भी लगा सकते हो और ऐसा खड़ी लाइन भी खींच सकते हो, जैसा आपको सुविधा मिले। हम ऐसा कॉमा लगा देते हैं। प्लेटिनम किस में कौन था, H2 गैस था, तो H2 में लिखूंगा इस तरीके से, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा गैस। ठीक है, अब देखिए एक लाइन ऐसा क्यों, क्योंकि ये बताता है फेज मतलब अवस्था को, कौन सा ठोस है कौन सा द्रव, इसीलिए मैं यहाँ बोला था एक लाइन हम ऐसा खींच सकते हैं। अब H2 से क्या बन रहा है, 2H प्लस, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 2H प्लस, और ये क्या था, एक्वस। अब देखिए हम यहाँ पे इसकी सांद्रता भी बताएंगे। एक्वस में सांद्रता कितनी थी, एक्वस में सांद्रता 1 मोल थी, इसलिए मैं ब्रैकेट में 1 मोल लिखूंगा। और यहाँ पे गैस में इसका वायुमंडलीय दाब कितना था, 1 atm, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 1 atm। यहाँ पे आप लिख लेना भाई, इस साइड पे लिख लेते हैं,
यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ATM। इसको आप कंप्लीट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। अर्थात सेल के रूप में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, एनोड वाले को। अब यदि मैं कैथोड की बात करूँ तो कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए 2H+ है, तो 2H+ है तो क्या लिख सकते हैं 2H+, ये क्या था, एक्वस था, सांद्रता कितनी थी 1 मोल। ये हम लिखने का तरीका सीख चुके हैं। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन अर्थात सेल को कैसे लिखा जाए सामान्य रूप से। उसके बाद ये क्या बन रहा है, H2 बन रहा है, तो एक लाइन लिखूंगा, ये ब्रैकेट बंद, एक लाइन ऐसा खड़ी, H2 बना रहा है। H2 कौन से फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। ये कितना वायुमंडलीय दाब पे था 1, इसलिए मैं लिखूंगा 1 ATM। अब देखिए इसके बाद कॉमा लगा सकते हैं या फिर ऐसा खड़ी लाइन लगा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। H2 किस में था, प्लेटिनम में, तो आपको प्लेटिनम बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे प्लेटिनम। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इससे हमको क्या समझ में आता है, ये हम सेल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक साइड का सीखे हैं अभी, एक साइड का। अर्थात इससे हमको क्या पता चलता है, 2H+ से H2 अर्थात ये हो रहा है अब चेन वाला इसके लिए। और इससे हमको क्या पता चलता है, प्लेटिनम H2 से 2H+, इससे हमको पता चलता है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये एनोड के केस में। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे, क्यों उत्क्रमणी बोलते हैं, किसका कहाँ पे क्यों उपयोग होता है। ठीक, और कैसे इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका, इनके साथ आप इसको नोट कर लेंगे। और टोटल यदि हम दोनों को लिखें एक साथ कॉमन स्वरूप में तो ऐसा लिख सकते हैं। सामान्यतः बहुत ईजी है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अब यदि हम इसके कमी की बात करें, अर्थात जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसमें क्या कमी होता है, तो सबसे बड़ा कमी होता है ये जो हाइड्रोजन रहता है इसकी सांद्रता को मेंटेन करना, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है। ठीक है, और गैस के फॉर्म में हमको हाइड्रोजन, इसका कमी लिख देता हूँ, कमी किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, H2 हमेशा शुद्ध चाहिए, शुद्ध और सूखा, सूखा अर्थात शुष्क, मतलब उसमें कोई भी मिक्सचर ना हो। तो ये सिर दर्द वाला काम है, हमेशा प्योर और ड्राई चाहिए, अर्थात उसमें ऑक्सीजन या कोई भी चीज़ें ना मिले हो। दूसरा कंडीशन है, यदि हम इस सॉल्यूशन में H+ विलियन में तो हम कोई भी अम्ल ले सकते हैं, लेकिन यदि मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लूँ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्य रूप से गैस अवस्था में रहता है। अब सोच रहे होंगे सर कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तो इसको लिक्विड फॉर्म में देखा है। तो वास्तव में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, वो गैस के फॉर्म में होता है, उसको पानी में घोल के हम लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चूंकि हम गैस को पानी में घोल रहे हैं, तो सोचिए यदि मैं उसको खुला छोड़ दूँ तो क्या होगा, बबल्स के रूप में बाहर निकल आएगा। तो बस वैसे ही होता है कि HCl की जो सांद्रता रहती है उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं इसमें कंटिन्यू। तो ये इसका दूसरा कमी। दूसरा कमी क्या है, HCl को 1 मोल तक हमेशा नहीं रख सकते, हमेशा नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि HCl एक गैस होता है जो कि पानी में उसको घोल के हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाए रहते हैं। इस वजह से उसको यदि हम ऐसा कंटेनर को खुला छोड़ दें तो वो धीरे धीरे उड़ जाएगा और सांद्रता इसकी या तो कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ठीक, और ये प्लेटिनम जो वायर है ये कनेक्ट करने के लिए है अपना जब सर्किट बनेगा। तो इसको पूरा सबको नोट करिए जैसे मैं समझाता गया उसी स्टेप से। और इसके बाद हम समझते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी सहायता से हम कैसे किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव पता कर रहे हैं। ठीक है, अब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव पता कर रहे हैं किसकी सहायता से, जो अपना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी सहायता से, क्योंकि हम किसी सिंगल धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव पता नहीं कर सकते जब तक ये ना रहे। और हम इसका जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0, चाहे ऑक्सीकरण वाला रहे या अपचयन वाला रहे। ऑक्सीकरण अर्थात एनोड की तरह काम करेगा तब भी 0, अपचयन अर्थात कैथोड की तरह काम करेगा तब भी 0। अब समझते हैं इसको। देखिए एक साइड मैंने कनेक्ट कर रखा है, इसके पहले हमने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रखा था या गैल्वेनिक सेल। उसमें ये क्या था, ये वाला पोर्शन पूरा कॉपर का था और ये वाला पूरा पोर्शन जिंक का था। अब उसी में से मैं जिंक को ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। दूसरा भी हम ले सकते हैं लेकिन इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ये अपना हो जाएगा जिंक का रॉड, इसमें रहेगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो क्या रहेगा 1 मोल। ठीक, 25 डिग्री टेम्परेचर, सारा कंडीशन वही रहेगा। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, सांद्रता है 1 मोल। और उसमें तो चूंकि गैस है तो वहाँ पे गैस है तो प्रेशर को मैं वहाँ पे के लिए मानूंगा 1 ATM। और यहाँ के लिए भी ये लिक्विड है तो भी वातावरण का प्रेशर इतना ही रहेगा। ठीक है, अब इस तरीके से यदि मैं जिंक को उसके साथ कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक इस वाले पोर्शन पे इसमें ऑक्सीकरण होता है। चूंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, जिंक यहाँ पे टूट के यहाँ नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ट्रांसफर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर को कहाँ आएगा, यहाँ, और इसके उल्टे दिशा में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिसको हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर से पता करेंगे। ठीक, अब कैसे पता करेंगे वो हम सीख रहे हैं। तो इस साइड पे ऑक्सीकरण होता है और उस चूंकि ऑक्सीकरण होता है तो अब
इस पे निर्भर करेगा कि ये क्या काम करेगा। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अब अपचयन वाला काम करेगा। चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है और तो ये किस तरह अब रहेगा, ये एनोड की तरह रहेगा और ये अब वर्क करेगा अपचयन की तरह। अपचयन कर समझ रहे हैं, अपचयन अर्थात ये कैथोड बन गया। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया। अर्थात इसके साथ जो जुड़ा रहेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये कैथोड बन जाएगा कि एनोड बन जाएगा। ठीक, क्योंकि डाटा के हिसाब से तय होते हैं, इनके आंकड़ों के हिसाब से। अब देखिए कैसे कैथोड की तरह काम करेगा। कैथोड मतलब क्या होता है, अपचयन, और अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। अब इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करेगा, तो सोचिए इसके अंदर हमने H+ विलियन ले रखा है। अब H+ विलियन क्या करेगा, ये जा के यहाँ चिपकते जाएगा, यहाँ किसमें, ये हाइड्रोजन के रूप में कन्वर्ट होते जाएगा। ये जो मैंने बबल्स के रूप में बना रखा है ना, इसमें हाइड्रोजन यहाँ का, इस केस में H+ जो है वो यहाँ जाके चिपकेगा और H2 बना लेगा। अब इसका हम रिएक्शन लिखते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं यदि ऑक्सीकरण की बात करूँ, ऑक्सीकरण की बात करूँ तो इस पोर्शन पे जो जिंक था, ये जिंक तो अपना एनोड की तरह काम कर रहे हैं। तो जो जिंक है ये क्या था, ये अपना सॉलिड था। जिंक से ये जिंक +2 में बदल गया और ये क्या बन गया, एक्वस, अर्थात इस पानी में आके घुल गया, जिसको हमने पढ़ लिया पहले ही, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, निकल गया। चूंकि हम मानक स्थिति में पढ़ रहे हैं सारा चीज़, तो इसका जो ऑक्सीकरण विभव था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, और मानक ऑक्सीकरण विभव मैं बोलूँगा, और मानक के लिए हम शब्द उपयोग करेंगे इस तरीके से 0। और चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है जिंक से Zn+2, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, जिंक से Zn+2। ये मान इसके लिए मिलता है, जिंक के लिए यहाँ पे +0.76। ठीक, ये क्या है, ऑक्सीकरण। लेकिन IUPAC क्या बोलती है, ऑक्सीकरण विभव को हम और क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। चूंकि ये मानक स्थिति में है इसलिए मैं इसको बोल दूंगा SOP। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अर्थात मानक ऑक्सीकरण विभव। ये मान आया इतना, धन 0.76 वोल्ट। अब ये कहाँ से आया, ये पहले से नापा गया है, मेजर किया गया है, ये ऑथेंटिक डाटा है। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना वोल्ट मिला। लेकिन जो हमारा क्या है IUPAC, वो क्या कहती है, हमको ऑक्सीकरण वाला विभव नहीं लेना है, हमको लेना है अपचयन वाला विभव। तो ऑक्सीकरण और अपचयन का रिलेशन हमने क्या लिखा था, देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ठीक उल्टा होता है अपचयन, ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा, इसलिए मैं लिखूंगा रिडक्शन पोटेंशियल माइनस। यदि इसको मुझे उल्टा करना है तो फिर इसमें माइनस का निशान लगा दूंगा। ठीक है, तो चूंकि ये ऑक्सीकरण वाला था और हमने मानक स्थिति में लिया, तो मैं इसको सामने में जोड़ दूंगा S, और इसके सामने में भी जोड़ दूंगा S, अर्थात स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, और यह है मानक ऑक्सीकरण विभव, और यहाँ निशान वही रहेगा, ऋण का निशान। ठीक, अर्थात ये जो डाटा है इसमें मैं अब क्या करूँगा, -0.76 वोल्ट। ये जो डाटा आया ये किसका डाटा आया, ये आया रिडक्शन पोटेंशियल, अर्थात ये है अपचयन विभव। तो इसी डाटा का हम उपयोग करेंगे, अपचयन विभव। इसीलिए आपको पुस्तक में यही डाटा मिलेगा टेबल में। अब देखिए यहाँ से हमने क्या समझा, इसके पहले मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ कि ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के मान समान होते हैं। ठीक है, सिर्फ उनमें चिन्ह का फर्क रहता है। तो IUPAC बोलती है कि दोनों के मान समान है तो हम सिर्फ एक ही ले लें। तो IUPAC प्रीफर करती है अपचयन को, हम अपचयन लेंगे करके। इसका कारण है कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसमें हाइड्रोजन अपचयन में ज़्यादा अच्छा रहता है उसका स्थिति, इस वजह से। तो ये तो ऑक्सीकरण विभव था क्योंकि ऑक्सीकरण हो रहा था, और हम इसका अपचयन लेंगे तो धन को मैं ऋण का निशान करूँगा ना, तो हम जो डाटा उपयोग करेंगे इनका विभव निकालने के लिए, तो ये डाटा उपयोग करेंगे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो इसका विभव आएगा वो इतना आएगा, मतलब आने के लिए तो इतना आएगा, लेकिन हम लिखेंगे हमेशा इतना, ऋण 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये ऑक्सीकरण वाला पक्ष था। अब देखिए अपचयन अर्थात उस साइड का, ये कैथोड कौन बन गया, कैथोड यहाँ पे बन गया SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, जो कि मैं उस साइड पे लिख रखा हूँ। अब उसका अपचयन हुआ होगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा H+ से H2। अपचयन मतलब कमी होता है ना ऑक्सीकरण अंक में, ये 2H+ था, ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो लेके जा रहा है यहाँ से उधर ग्रहण कर लेगा। ठीक, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएंगे ना पूरे इसमें, जैसे हम वहाँ कॉपर और जिंक वाले में पढ़ते थे विद्युत रासायनिक सेल में, सेम वही प्रक्रिया यहाँ होगा। ये क्या था, एक्वस था लिक्विड में, अर्थात इसके अंदर का यहाँ जाके चिपक रहा है, इसलिए मैं ये चीज़ ऐसा बना रखा हूँ। और ये वाला क्या था, ये है गैस। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे मैं इसके विभव के लिखूँ, क्योंकि ये तो अपचयन ही हो रहा है यहाँ पे, तो E0 2H+ से क्या बन रहा है H2, और इसका मान हम जानते हैं कितना होता है, 0, चाहे वो ऑक्सीकरण की तरह काम करे कि अपचयन की तरह। मैं लिख दूंगा 0। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसका विभव कैसे पता किया जाता है, तो विभव पता करने का अपना सूत्र क्या है, ये सेल बन गया ना कंप्लीट, ये आधा ऑक्सीकरण सेल, ये आधा अपचयन सेल, मतलब इसकी वजह से ये अपचयन जैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लो इसका अपचयन होता, अर्थात यहाँ पे मैं कॉपर ले लेता, तब इसका ऑक्सीकरण होने लगता, उल्टा काम करता वो। ठीक है, तो बगल वाले पे निर्भर करेगा वो कितना रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसका 0.0 वोल्ट होता है। अब हम जानते हैं किसी भी सेल का E0 सेल, ये मानक
अपचयन विभव निकालने वाला सूत्र था, अर्थात किसी भी सेल का ईएमएफ, जिसको हम पिछले लेक्चरों में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा जरूर पढ़ें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। या इसी को ईएमएफ बोलते थे। ईएमएफ ये होता है E0 कैथोड माइनस E0 की जगह हम सिर्फ E लिखेंगे तो भी चलेगा, चूंकि हम यहाँ मानक ले रहे हैं तो मानक को रिप्रेजेंट करने के लिए ना 0 लगा देते हैं, माइनस E0 एनोड। अब देखिए कैथोड कौन सा था, कैथोड ये है, कितना है मान 0 है, 0.0, ठीक, माइनस E0 एनोड मान कितना आया था इसका, धन 0.76। मैं आपको समझाने के लिए चीज़ कन्वर्ट कर दिया हूँ पहले से, ये आंकिक प्रश्न में आपको काम आता है इस वजह से। तो हम जब इस तरीके से निकालेंगे तो हम ये डाटा उपयोग करेंगे। तो ये मैं लिखूंगा धन 0.76। अब ये आएगा मान, ये 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। ये जिंक के केस में आता है, अर्थात इससे हमको ये पता चलेगा कि जो जिंक है इस सेल में, अब इसका तो हमने 0 मान रखा है ना, चाहे ऑक्सीकरण हो या अपचयन हो, तो जो मान आ रहा है वो किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी जो इलेक्ट्रोड रहता है उसका अपचयन विभव पता करते हैं, ऑक्सीकरण विभव पता करते हैं। चूंकि इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये ऑक्सीकरण विभव था, ये वाला मान, और इस मान को इस सूत्र में रखा तो वैसे ही वो मान क्या हो गया, निगेटिव में बदल गया, ऋण में बदल गया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात मैं इसको ऐसा नहीं बदले रहा था तो डायरेक्ट हम मान यहाँ से भी ला सकते थे, इसलिए वो पहले वाला मैं इसको बताया था। ये आपकी सुविधा अनुसार है, इसको आप लिखें या ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमेशा अपचयन विभव का मान ही लेना रहता है। तो इस तरीके से E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, इस तरीके से ये जिंक का मान, अर्थात यहाँ पे जो SHE है वो कैथोड बन गया और ये बन गया एनोड, और इसका हमने मान निकाल लिया इस तरीके से, क्योंकि ये 0 था इसलिए। तो जो भी मान आएगा वो किसका आएगा, जो बगल में जुड़ा है उसका, क्योंकि हमने उसको 0 मान रखा है, इस वजह से इसको नोट करिए। फिर हम इसको देखते हैं कि अभी तो ये किसकी तरह काम कर रहा था, अभी जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था ये कैथोड की तरह काम कर रहा था, कैथोड की तरह, तब हमने इलेक्ट्रोड विभव निकाला। अब एनोड की तरह जब व्यवहार करेगा तब कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इनका सेल रिप्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ते हैं, कैथोड और एनोड, और ये अपना क्या था, ये था लवण सेतु या जिसको कहा जाता है साल्ट ब्रिज। अब देखिए इसका हम कैसे लिखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, अर्थात सेल को व्यक्त करना, सेल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते थे, ये जो एनोड रहता था इसको हम इसी साइड पे लिखते थे जिस साइड पे डिब्बा है, और कैथोड को कैथोड के साइड पे लिखते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जिंक +2 में गया था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जिंक कौन सी स्थिति में था, ये था सॉलिड, और ये जिंक +2 ये किस में था, एक्वस, और इसकी सांद्रता कितनी थी 1 मोल, तो ये लिखना रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा साल्ट ब्रिज, इसके लिए अब इसकी बारी, ये ऑक्सीकरण वाला पार्ट था, अर्थात ऑक्सीकरण किधर होता है, एनोड, तो एनोड को इसी साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे अपना, बाएं साइड पे, और दाएं साइड पे हम हमेशा लिखेंगे कैथोड। अब हाइड्रोजन वाला देखिए, हाइड्रोजन वाला क्या है, ये देखिए 2H से H2 बनता था, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2H+, ये क्या था, एक्वस था, और कितनी थी सांद्रता 1 मोल, तो नीचे में सांद्रता लिखूंगा एक लाइन, उसके बाद H2 लाइन क्या बताता है, इनकी अवस्था बताता है, कौन सा ठोस है कौन सा द्रव, ठीक है, H2, और साथ में ये भी बताता है कि कौन किसके कांटेक्ट में है, अर्थात कौन किसके साथ जुड़ा है, जैसे ये ठोस वाला जिंक इसके साथ जुड़ा है, ये भी इससे पता चलता है अवस्था के अलावा, ठीक। तो H2 ये क्या था, गैस के फॉर्म में, एक ATM था ये सब, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन किसके साथ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्लेटिनम के साथ, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जब हम इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लेटिनम का लिखना अनिवार्य हो जाता है, और ये किस अवस्था में था, ये था अपना सॉलिड अवस्था में। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इससे हमको क्या पता चलता है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है, ये पता चलता है, ठीक। इसको नोट करिए। फिर हम जो अपना SHE है उसको एनोड के रूप में देखते हैं वो कैसे कार्य करता है। अब हम देख रहे हैं कि SHE एनोड की तरह कैसे कार्य करता है, उससे हम कैसे इलेक्ट्रोड विभव पता करते हैं, अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका, किसी भी धातु का, ठीक। ये अपना SHE है यहाँ पे, और ये वाला क्या है, कापर इलेक्ट्रोड, और ये इस यहाँ पे जो कापर है ये किसका काम करेगा, ये वाला साइड एनोड का है, और ये इसकी वजह से एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। और इस साइड पे ये काम करेगा कैथोड का, अर्थात इसमें क्या होगा, इसमें होगा अपचयन कापर वाले में, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, अर्थात यहाँ ऐसा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। कैसे ग्रहण होगा ये देखिए, यहाँ पे जब अभिक्रिया शुरू होगी, अभी हम क्या देख रहे हैं, SHE किसकी तरह काम कर रहे हैं, एनोड की तरह, और इसके द्वारा हम निकाल रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि हमारा टाइटल है। यदि आप 12th के बच्चे हैं तो ये पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए मुख्य रूप से कैसे उपयोग करते हैं, क्योंकि किसी ईयर इसको पेपर में पूछ भी दिया जाता है, इस वजह से आपको पता होना चाहिए कैसे इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल का पैटर्न आजकल क्या है, धीरे धीरे बदल रहा है, इस वजह से। एनोड ऑक्सीकरण, अब इसमें देखिए
यहाँ चूंकि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका ऑक्सीकरण होने लगा, ऑक्सीकरण होने लगा का समझ रहे हैं। यहाँ पे जो ये अपना हाइड्रोजन है ये चिपका हुआ है, इसके अच्छे से डायग्राम आप पिछला जो इसके अच्छे से डायग्राम लेक्चर को आप रिवाइंड करके और अच्छे से बना सकते हैं, ये आपके समझने के लिए है। ये जो हाइड्रोजन गैस रहता है जो अंदर से घुसा रहता है ये, और ये बबल्स के रूप में रहते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन गैस रहता है ये क्या होता है, इसमें अंदर पानी में आना शुरू कर देता है यहाँ। अर्थात इस स्थिति में मैं यदि लिखूँ इसका रिएक्शन, तो ऑक्सीकरण जब होगा किसका, SHE का, एनोड की तरह जब व्यवहार कर रहा है, तो सबसे पहला रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीकरण वाला। ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पे जो H2 है अर्थात यहाँ का, जो कि प्लेटिनम ब्लैक वाले सतह पे चिपका हुआ था, जो कि गैस फॉर्म में था, ये किस में बदल रहा है, आयन के फॉर्म में। और किस में जा रहा है, इसमें लिक्विड में, हाइड्रोजन सॉल्यूशन वाले में, अर्थात जो अपना अम्ल का विलयन है उसमें जा रहा है, H+ जिसमें मैं लिख रखा हूँ, या जिसके अंदर आप HCl भी लिख सकते हैं। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे मैं यदि इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहूँ तो E0 लिखूंगा, और इसका देखिए H2 से 2H बन रहा है तो H2 लिखूंगा, और ये 2H+। और हमने माना है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव चाहे वह ऑक्सीकरण वाला हो या अपचयन वाला, सब 0 होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 वोल्ट भी लिख सकते हैं, 0.0 वोल्ट। ठीक, उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये तो क्या था, ऑक्सीकरण की तरह ये काम कर रहा था। तो दूसरा यदि अपचयन देखूं तो अपचयन यहाँ पे किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है कॉपर का, और इसी कॉपर का हमको पता करना है कि इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा, किसके द्वारा, इस वोल्ट मीटर के द्वारा, जिसको गैल्वेनोमीटर भी बोल दिया जाता है, अर्थात वहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो अपचयन कहाँ पे होता है, कैथोड पे, और SHE यहाँ एनोड की तरह इस तरह से काम करेगा। कैथोड पे क्या होगा, जो कॉपर+2 है, कॉपर+2 अर्थात इस सॉल्यूशन का कॉपर सल्फेट इस तरीके से है ना, कॉपर+2 + SO4 2- इसमें आयन के रूप में टूटा है, ये विद्युत अपघट्य है और सबकी सांद्रता 1 मोल है। तो ये यहाँ का जो +2 है वो किसमें, इसमें जा जाके चिपकना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ का यहाँ नीचे पानी में आ रहा है। ठीक, अब चिपकना स्टार्ट करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस वायर से, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज रहा है ना इधर, लेकिन करंट मेरे को कहाँ से मिलेगा, करंट इस साइड मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इधर बहेगा, करंट उसका उल्टा बहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, और ये बन जाएगा कॉपर किसमें, सॉलिड में। ये क्या था, एक्वस था। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब इसमें हम इसका विभव निकालें, अर्थात अपचयन विभव, क्योंकि ऊपर में तो ऑक्सीकरण हो रहा था, तो इसका मैं अपचयन विभव यदि निकालूँ तो अपचयन विभव का मान कैसे लिखेंगे हम, Cu+2, इसी को देख देख के लिखना है बस। और इससे क्या बना लिया है हमने, Cu, ये मान आता है +0.34, ये डाटा है रटा हुआ। ठीक, मतलब ऐसा जब प्रयोग किया गया था इसका, तो इतना वोल्ट यहाँ पे करंट मिला हुआ था। अब इतना वोल्ट करंट मिला हुआ था तो कैसे पता चला कि इसी कॉपर का ही है, इसलिए पता चला क्योंकि इसका हमने 0 माना है, तो जो भी मान आएगा इसी का आएगा ना। ठीक है, देखिए 0 माना है तो जो मान आ रहा है इसका आ रहा है। अब सूत्र में हम इसको यदि रखें तो E0 सेल, अर्थात मैं इसका विभव निकालूँ तो क्या कर सकता हूँ, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन सा था, कैथोड ये था, तो +0.34 माइनस एनोड कौन सा था, ये, तो 0.0। तो इस तरीके से मान आएगा +0.34 वोल्ट। किसका, ये कौन से राट का है, ये है कॉपर राट का विभव है। यहाँ पे वास्तव में जो डिफरेंस पता चल रहा है ना, वो डिफरेंस इन दोनों के बीच में पता चल रहा है। चूंकि हमने इसको 0 मान रखा है, इसलिए जो ये मान आ रहा है विभव का वो इसका है, कॉपर का। ठीक, अब यहीं पे मान लो ये कॉपर है, अब इधर मैं जिंक लेता तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हमको पता चलता। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। यदि मैं इसको सेल के रूप में रिप्रेजेंट करूँ तो सेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड को इस साइड पे, कैथोड को उस साइड पे। एनोड पे क्या हो रहा था, देखिए H2 का, H2 के साथ लेकिन क्या होता है, प्लेटिनम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन, या सेल के रूप में दर्शा सकते हैं हम लोग। प्लेटिनम सॉलिड था इसलिए सॉलिड, कॉमा H2 ये गैस के फॉर्म में था इसलिए, और इसका कितना था, वायुमंडलीय दाब 1, तो नीचे लिख दूंगा 1, या इसी के बगल में 1 एटीएम इधर ऐसा। और इससे H2 से ये क्या बन रहा था, H2 से बन रहा था 2H+, ये क्या था, एक्वस वाला था, इसलिए। अब देखिए ये अपना लवण सेतु है, तो उसके लिए 2 खड़ी डंडा पाइप बना देते हैं ऐसा, पाइप मतलब ये लवण सेतु। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण वाला पोर्शन। अपचयन किसका हो रहा था, इसका किस में जा रहा था, Cu+2 से ये Cu में जा रहा था। ये क्या है, एक्वस, और ये क्या है, सॉलिड। यहाँ पे इसकी सांद्रता 1 मोल, और ये 2H+ है, इसकी सांद्रता भी कितनी है, 1 मोल है। तो सांद्रता लिखने पड़ेंगे, वायुमंडलीय दाब लिखने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे आपको निकालना है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में जो भी चीज़ें मैं समझाया उसको आपने अच्छा समझ लिया होगा। 12th बोर्ड में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना पूछा जाता है, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव पता करते हैं, वो भी मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ये जब एनोड की तरह काम करता था तो ऐसा विभव पता करेंगे, कैथोड की तरह जिसको मैं पहले बताया उस तरीके से हम पता करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी और साथ में उससे संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं उसको। ठीक, थैंक यू।